नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लोकसभा के लिए, उसमें जितने भी फैक्ट थे लोकसभा के इसमें मैंने बता दिए थे आपको। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में और एसएससी एग्जाम में, प्लस जो यूपीएसआई वाला एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मूल विधि वाले जो चैप्टर में कई सारी चीजें आ जाती हैं, तो सभी कुछ इसमें देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं कि राज्यसभा की स्पेशल पावर है स्टेट लिस्ट में ये लॉ बनाने की, राज्यसभा की ये भी पावर है कि ऑल इंडिया सर्विसेज ये लोग क्रिएट कर सकते हैं राज्यसभा में, प्लस इनकी कुछ अनइक्वल पावर है कि मनी बिल में नहीं इंटरफेयर कर सकते हैं, प्लस और भी कई सारी चीजें। तो राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, किस सीट में कितनी सीटें हैं, किस कहाँ कहाँ पे एक एक सीट है, किस यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा की सीटें प्रेजेंट है, तो सब कुछ इसमें देखेंगे। इससे पहले एक ये चीज है कि लोकसभा में मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि टोटल जो मैक्सिमम डिफाइंड सीटें वो है 552, उसमें से 530 थी स्टेट के लिए, ये मैंने आपको बताया था पिछले में, 530 स्टेट के लिए और प्लस 20 थी यूनियन टेरिटरीज के लिए और 2 है नॉमिनेटेड जो कि प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेट। अब इसमें बताया था मैंने इस समय जो 545 सीटें हैं टोटल और 2 हैं, इसमें से 543 में इलेक्शन होता है, 2 हैं वो राष्ट्रपति वाली जो नॉमिनेशन वाली है। एक चीज मैंने पिछले वीडियो में बताई थी क्योंकि कई जगह मैंने अलग अलग चीजें देखी थी कि इस समय 545 क्यों है जबकि मैक्सिमम अलाउड है 552। तो फिर अभी एक हमारे सब्सक्राइबर ने बोला और हमने भी फिर चेक किया तो ये यही एक्चुअली इसका रीजन है। 7 सीटों का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो 530 स्टेट के लिए एलोकेट थी वो पूरी 530 ही हैं और जो 20 यूनियन टेरिटरीज के लिए एलोकेट थी वो सिर्फ उसमें 13 अभी तक सिर्फ सीटें क्रिएट की गई लोकसभा के लिए। तो ये वाला फैक्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कंफ्यूजन था तो वो क्लियर कर दिया इसमें। ठीक है, चलिए राज्यसभा के लिए चालू करते हैं। इसमें राज्यसभा को बोलते हैं क्या, सेकेंड चैम्बर बोलते हैं इसको, सेकेंड चैम्बर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं राज्यसभा को। उसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, इसको अपर हाउस बोलते हैं, इसको सेकेंड चैम्बर बोलते हैं और इसको बोलते हैं कि हाउस ऑफ एल्डर्स। तो ये आप याद रख सकते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है, और ये एक्चुअली राज्यसभा का मेन सिग्निफिकेंस क्या है कि ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये राज्यसभा क्या है। देखिए, पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता था इसीलिए क्योंकि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के थ्रू होता है, लेकिन 1954 में इसका नाम हिंदी वाला अडॉप्ट कर लिया गया यानी कि राज्यसभा। तो आप दोनों चीजों को याद रखिएगा, लोकसभा क्या है वो है फर्स्ट चैम्बर और राज्यसभा क्या है वो है, देखिए लोकसभा क्या है फर्स्ट चैम्बर है, राज्यसभा क्या है सेकंड चैम्बर है ये। उसके बाद लोकसभा क्या है, लोकसभा है लोअर हाउस, राज्यसभा क्या है अपर हाउस। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखिए लोकसभा क्या है, ये है पॉपुलर हाउस और राज्यसभा क्या है, ये है हाउस ऑफ एल्डरली। मतलब जो कई सारे जैसे सीनियर्स होते हैं आर्ट लिटरेचर और ये कई सारी जो अदर फील्ड्स में होते हैं एमिनेंट पर्सनालिटी, उनको अगर वो लोग इलेक्शन के थ्रू नहीं आ सकते हैं तो उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए राज्यसभा बनाई गई थी। राज्यसभा के बनाने के पर्पज ये भी थे कि लोकसभा अगर एक ही हाउस रहेगा तो कई बार अगर जो चुनी हुई सरकार है अगर मान लीजिए वो डिक्टेटोरियल नेचर की हुई तो वो लोग बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे, तो हेस्टी डिसीजन को रोकने के लिए एक दूसरा हाउस होना चाहिए राज्यसभा। इसीलिए कोई भी बिल तभी बिल बनता है जब वो एक्ट बनता है जब वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पास हो जाए अलग अलग और प्लस उस पे उसके बाद प्रेसिडेंट साइन कर दे तो तब बनता है कोई भी बिल एक्ट। तो इसीलिए अगर सिर्फ लोकसभा होती तो जल्दी जल्दी एक्ट बन जाते हैं, तो इसीलिए हेस्टी डिसीजन को रोकने के लिए राज्यसभा का निर्माण किया गया था। सबसे पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये कि कई सारे एल्डर और इमिनेंट पर्सनालिटी हैं वो डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू नहीं आ सकते हैं, इसलिए उनको राज्यसभा दिया गया। देखिए, इसमें एक और ये क्रिटिसिज्म भी है इसका कि कई सारे जो पॉलिटिकल नेता जिनका कैरियर खत्म हो जाता है उनको राज्यसभा में बिठा देते हैं और उनको किसी तरह एक मतलब वो अगर डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो सकते हैं तो उनको राज्यसभा के थ्रू राज्यसभा में सीटें दिला के उनको इलेक्ट कर दिया जाता है। मतलब एक तरह से अगर पार्टी का आप हमेशा से बटरिंग की है आपने तो उसमें आपको इनाम मिल जाता है राज्यसभा की सीट का। ये सब चीजें तो होती रहेंगी। राज्यसभा के देखिए सबसे पहले फैक्ट देख लेते हैं, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट अभी बताया मैंने, अपर हाउस बोलते हैं इसको। मेंबरशिप जो राज्यसभा की, देखिए मैक्सिमम मेंबरशिप कितनी हो सकती है, 250 लोग हो सकते हैं राज्यसभा में एमपी, लेकिन इस समय कितने लोग हैं, इस समय 245 इस समय मैक्सिमम हो सकते हैं 250। ठीक है, और कुछ और चीजें बता देता हूं मैं। लोकसभा में मिनिमम एज कितनी है इलेक्शन के लिए, वो है 25 साल, लेकिन राज्यसभा में कितनी है, वो है 30 साल। ठीक है, तो लोकसभा और प्लस विधानसभा
यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम एज कितनी है, 25 साल, याद रखिएगा। राज्यसभा में कितनी है, 30 साल है। एक और चीज बता दे रहा हूं, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितनी है, 35 साल है। ये सब एक जगह बता दे रहा हूं कि ताकि आपको याद रहे। तो राज्यसभा में इस समय कितने 245 मेंबर हैं, 250 हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और 245 में से 12, देखिए 250 में से 238 हो सकते हैं टोटल मैक्सिमम स्टेट और यूटी को मिला के, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के। और 12 हो सकते हैं नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट। लोकसभा में कितने नॉमिनेट करता था, 2, वो भी एंग्लो इंडियन से। लेकिन राज्यसभा में कितने प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है, 12 कर सकता है, कोई भी इमिनेंट पर्सनालिटी रिलेटेड टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ASLS, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस। इससे 4 फील्ड है, इनमें से 12 लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, जबकि लोकसभा में सिर्फ 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता है। तो सीटों का क्लियर हो गया, 250 है मैक्सिमम, उसमें से 238 हो सकती हैं यूटी और स्टेट्स की। लेकिन इस समय कितनी है, 245 है, और उसमें से 12 तो हो गए नॉमिनेटेड वाले, और ये कितनी बची है जो स्टेट और यूटी की, वो सिर्फ 233 बची हैं। 5 अभी, मतलब 5 हमने पूरा मैक्सिमम इसमें कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं की है। अब इसका रीजन बताइए कि यहाँ पे क्यों 5 कम है, ठीक है। तो ये और आगे चले इसमें, तो देखिए इसमें राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। सबसे पहली बार राज्यसभा आया था एग्जिस्टेंस में 1952 में। 1952 से पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसने सिर्फ लोकसभा की तरह काम किया, उसने सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी की तरह काम किया। उसके बाद जो जैसे वो एकदम से जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बन चुका था 1950 में जब अडॉप्ट और भी कर लिया गया था, फाइनली इफेक्टिव भी हो गया था, तब सिर्फ जो उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सिर्फ एक तरह से लोकसभा के रूप में काम करती थी, राज्यसभा नहीं आई थी। राज्यसभा सबसे पहली बार एग्जिस्टेंस में आजादी के बाद आई 1952 में। तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी और बताऊंगा मैं। देखिए इसका सबसे पहले जो ये राज्यसभा वाला है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। वैसे तो 1918 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म उस टाइम पे आ गई थी, तो वो हिस्टोरिकल, वो अलग चीज है। दूसरी बात ये कि राज्यसभा देखिए कभी डिसॉल्व नहीं होती है, और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, इन पे कोई लोग इनको इलेक्ट नहीं करते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। किसके थ्रू, जो स्टेट के एमएलएज हैं, जो स्टेट के एमएलए होते हैं वो मिलके हर, देखिए जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट में राज्यसभा की कुछ सीटें हैं, जैसे मान लीजिए यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हाईएस्ट हैं। अब जो यूपी के एमएलए हैं वो कितने हैं, वो हैं 404, 403 में इलेक्टेड होते हैं और एक होता है नॉमिनेटेड। तो ये वाले लोग मिलके राज्यसभा की जितनी भी यूपी में सीटें हैं उनको ये लोग वोट देते हैं। तो जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं स्टेट के जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, जो एमएलए होते हैं। और वो किस प्रोसेस से होता है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि देखिए राज्यसभा का जो मेंबरशिप होती है 6 साल की होती है, लोकसभा की कितनी होती है, सिर्फ 5 साल की होती है, वो भी मैक्सिमम 5 साल की हो सकती है। अगर पूरी 5 साल लोकसभा चल गई तो राज्यसभा में 6 साल की मेंबरशिप होती है, और उसमें से हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें राज्यसभा भी कंटिन्यूअस सेशन में मिलता रहता है। जैसे देखिए लोकसभा, ये जैसे लोकसभा है वैसे ही है, जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है वैसे राज्यसभा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमानेंट हाउस है। लेकिन ये याद रखिएगा, देखिए इसमें ये मैंने फैक्ट इसीलिए ये हाईलाइट करके रखा है कि जैसे लोकसभा को प्रोरोग कर सकता है राष्ट्रपति, प्रोरोगेशन हो सकता है, वैसे ही राज्यसभा का भी प्रोरोगेशन हो सकता है। प्रोरोगेशन का मतलब हो गया कि बस वो थोड़े टाइम के लिए, जब तक नेक्स्ट सेशन ना हो तब तक के लिए वो तब तक के लिए काम नहीं करेगा। ये एक चीज है कि अभी इस सेशन का ये काम खत्म हो गया, ये बात है। तो राज्यसभा डिसॉल्व तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन प्रोरोग हो सकता है। ये आप याद रखिएगा फैक्ट आगे के लिए। अब देखिए राज्यसभा का जो भी चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। इस समय हामिद अंसारी जी हैं, देखिए 5 तारीख तक हैं, 5 तारीख के बाद नए वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे। और राज्यसभा के लिए देखिए एक हो गया वाइस, ये एक तो हो गया चेयरमैन जो कि होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक होता है डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन को जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से ये इलेक्ट किया जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो एक हो गया राज्यसभा का चेयरमैन और एक हो गया डेप्यूटी चेयरमैन। वो हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से इलेक्ट होता है। ये आप याद रखिएगा। वो डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं उन सबको देखता है। राज्यसभा ने देखिए पहली मीटिंग कब की थी, 13 मई 1952 को।
अब देखिए कुछ और फैक्ट देख लीजिए, इस समय कौन है, इस समय मोहम्मद हामिद अंसारी है, 5 अगस्त के बाद दूसरे हो जाएंगे। जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो है इस समय पीजे कुरियन, ठीक है। और उसके बाद लीडर ऑफ हाउस इस समय कौन है, अरुण जेटली है। अगर पीएम मान लीजिए राज्यसभा का ये मेंबर होता तो फिर जनरली जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वही होता है लीडर ऑफ हाउस। मतलब पीएम जिस भी सभा का मेंबर होगा वो उसी का लीडर ऑफ हाउस होगा, वो ये याद रख सकते हैं। या फिर अब राज्यसभा के इस समय नहीं है क्योंकि मोदी जी लोकसभा के हैं, तो वो लोकसभा के लीडर ऑफ हाउस हैं। उन्होंने दूसरे बंदे को अपनी जगह अपॉइंट किया है, और इस समय लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा में कौन है, अरुण जेटली जी हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, जो अपोजिशन पार्टी का ये है, तो राज्यसभा में कौन है इस समय, गुलाम नबी आजाद हैं। तो ये सब आप देखिए फैक्ट। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है कि 245 तो टोटल हो गई इस समय सीटें, 233 को इलेक्ट हो गए, 12 नॉमिनेट होके आ गए। अब इसमें किस स्टेट की सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है। देखिए सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा लोकसभा की भी सीटें उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा की भी सीटें उत्तर प्रदेश में, विधानसभा की भी सीटें उत्तर प्रदेश में। तो तीनों चीजें आप याद रखिएगा। नंबर 1 पे राज्यसभा की सीटों में है उत्तर प्रदेश, 31 सीटें हैं। नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, 19 सीटें हैं। नंबर 3 पे तमिलनाडु, 18 सीटें हैं। नंबर 4 पे बिहार और वेस्ट बंगाल, दोनों में 16-16 सीटें हैं। अब और कुछ फैक्ट आप याद रख लीजिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट, 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं और प्लस एक सिक्किम मान लो, तो ये जो 7 सिस्टर्स और प्लस सिक्किम है, इन सब में राज्यसभा की सिर्फ एक एक सीट है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका, वो है असम। मतलब कि आपका असम को छोड़ के बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, सब ये जितने भी हैं इन सब में एक राज्यसभा की सीट है। इवन अरुणाचल प्रदेश में भी एक राज्यसभा की सीट है। सिर्फ असम में है 7। तो ये एक आप याद रखिएगा, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक हो सकती है आपके लिए। देखिए मैंने इसीलिए सबका लिखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की एक सीट है यहाँ पे, ठीक है। गोवा की भी एक सीट है, गोवा का भी आप याद रख लीजिए इसी के साथ। गोवा का एक सीट है, मणिपुर का है, मेघालय का है, मिजोरम का है, त्रिपुरा का है, मिजोरम का है, नागालैंड का है, फिर इधर आपका पुडुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक एक सीट राज्यसभा की किसके पास है, पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट प्लस सिक्किम, केवल असम को छोड़ के बाकी सभी जितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट है प्लस सिक्किम के पास एक एक सीट है, और गोवा के पास भी एक सीट है। तो ये आप याद रख सकते हैं, गोवा और पुडुचेरी के पास भी एक सीट है। दूसरी बात यह कि सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं 7 में से जिनकी राज्यसभा की सीटें हैं। पहली है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। दिल्ली की 7 सीटें हैं राज्यसभा में और पुडुचेरी की 1 सीट है। तो देखिए राज्यसभा की सीटों से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आ जाए, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। इवन राज्यसभा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा अगर आपने पूरा वीडियो एकदम ध्यान से सुना और रट डाला एकदम। तो देखिए आप, ये तो हो गए पूरी फैक्ट वाली बातें। आप चलते हैं इसमें पूरा हिस्टोरिकल क्या क्या चीज हुई है, किसमें किसमें क्या क्या राज्यसभा की पावर, वो सब देखते हैं। देखिए बैकग्राउंड अगर राज्यसभा का देखें तो काउंसिल ऑफ स्टेट, मैंने बताया पहले इसको यही बोलते थे। 1954 में हिंदी नाम अडॉप्ट किया गया है, वही इसमें लिखा हुआ है। देखिए अब ये इसका ओरिजिन अगर आप देखें सेकंड चैम्बर का या फिर राज्यसभा का या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट का या फिर हाउस ऑफ एल्डरली का, ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आई थी 1918 में, वहां से इसका ओरिजिन है। और इवन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, उसमें एक प्रोविजन था काउंसिल ऑफ स्टेट का। तो अगर ये पूछा जाएगा कि जो ये सबसे पहली बार ये काउंसिल ऑफ स्टेट किस एक्ट के थ्रू ये किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू किया गया था। ये आप याद रख सकते हैं। 1921 में फाइनली इसका एग्जिस्टेंस आया था। और जब ये उस टाइम जब देखिए गवर्नर जनरल होता था, तो वो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता था। उसके बाद फिर 1935 का एक्ट आया, उसने कुछ चेंज नहीं किया इसमें। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए गठित की गई थी कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे, वो पहली बार मिली थी 9 दिसंबर 1946 को। तब ये कहाँ मिली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटर में मिली थी ये। मतलब ये सेंट्रल लेजिस्लेचर की तरह इसने एक्ट किया था, ये लोकसभा की तरह सिर्फ एक्ट किया था इसमें, और राज्यसभा का इसमें कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। मतलब फाइनली राज्यसभा आई थी, अगर आप आज़ादी के बाद की बात करें तो 1952 में आई थी। उससे पहले तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी पहले, फिर ये सेंट्रल लेजिस्लेचर बन गई यानी कि लोकसभा टाइप हो गया, और फिर ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरह काम करने लगी थी 1952 से पहले, जब तक पहले जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे। तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए प्रोविजनल पार्लियामेंट बन गई थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1952 तक, जब तक कि जनरल जो पहले वाले जनरल इलेक्शन वो नहीं हुए थे। तो ये बिल्कुल आप रट डालिए कि ये जो प्रोविजनल पार्लियामेंट थी,
जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये यूनिकैमरल इसका स्ट्रक्चर एक तरह से माना जाएगा अगर फर्स्ट इलेक्शन से पहले की बात करें तो। उसके बाद फिर देखिए बहुत ज्यादा डिबेट चली कि सेकंड चैम्बर होना चाहिए कि नहीं, मतलब राज्यसभा होना चाहिए कि नहीं, और फाइनली इंडिया ने बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा वाला स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया। तो ये आप याद रख सकते हैं। मैं शुरू में ही बताया था राज्यसभा क्यों किया, हेस्टी डिसीजन को रोकने के लिए किया, प्लस एल्डरली रिप्रेजेंटेशन के लिए किया। ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। और तीसरा ये कि स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये तीन मेन फैक्टर हैं राज्यसभा के बनाने में। अब देखिए इसमें ये और भी कुछ देख लेते हैं इसमें इसका, लेकिन जैसे इसका कंपोजिशन बिल्कुल अलग किया, लोकसभा में ज़्यादा सीटें हैं, राज्यसभा में कम है, और इसकी जो मेंबरशिप है वो थोड़ी स्मॉल है राज्यसभा के कंपैरिजन में। फेडरल स्ट्रक्चर को ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई गई थी, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसीलिए जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं असेंबली के, स्टेट की असेंबली के, और प्लस जो यूनियन टेरिटरीज के, एंड द टू यूनियन टेरिटरीज इन विच स्टेट्स वेयर नॉट गिवन, ये वाला आप याद रख सकते हैं। मतलब एक तरह से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा बनाई गई थी। उसके बाद ये है कि देखिए अब इसमें मैंने बताया कि इल्डरली रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, कुछ जैसे इमिनेंट पर्सनालिटी होती हैं वो भी इसमें अपना भागीदारी दिखा सकती हैं। जैसे कि 12 जो इसमें लोग होंगे नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो 4 फील्ड से करेगा, ASLS यानी कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस। तो ये आप याद रख सकते हैं। कंपोजिशन ये बता दिया मैंने, आर्टिकल 80 में डिफाइंड है ये सब चीज़ें, और इसमें मैक्सिमम 250 हैं, इस समय 245 हैं, जिसमें से 12 ये नॉमिनेटेड है, बाकी 238 इलेक्टेड हैं। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इसमें ये 4 फील्ड से आते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। ये चीज़ आप याद रखिए, रट डालिएगा एकदम। देखिए जो जैसे इसमें राज्यसभा में है ये कि 12 लोग नॉमिनेट होके आते हैं, ऐसे ही जो विधान परिषद है उसमें भी लोग नॉमिनेट जो होके आते हैं, जिनको गवर्नर करता है, कुछ लोग नॉमिनेट होके आते हैं उसमें। उसमें 4 फील्ड है, लेकिन उसके अलावा एक और फील्ड होती है, वो आप बताइए। तो दोनों में डिफरेंस आप बताइए। देखिए अभी मैंने लोकसभा खत्म किया, राज्यसभा किया कर रहा हूँ मैं, इसके बाद विधानसभा करूंगा और विधान परिषद करूंगा, तब मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आपको पता हो तो बताइए। जो राज्यसभा में सीटें एलोकेट होती हैं 4th शेड्यूल में पूरा डिफाइंड है वो, कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस स्टेट को, किस यूनियन टेरिटरीज को कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब कहाँ पे डिफाइंड है, 4th शेड्यूल में। ये रट डालिएगा एकदम, ठीक है। उसके बाद जो इसका एलोकेशन होता है सीट्स का, वो इसमें भी पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। अदरवाइज आप देखिए यूएस में 50 स्टेट हैं और सभी के पास 2-2 सीट है केवल, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, सभी के पास बराबर नहीं है, ठीक है। तो और इसमें देखिए एलिजिबिलिटी के लिए क्या होता है, वही सब है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और इसको एक ओथ ये लेनी होती है इलेक्शन कमीशन के सामने, जो कि 3rd शेड्यूल में मेंशन है। 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम राज्यसभा की एज कितनी, 30 साल है। और भी इसके क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिफाइन करेगा, तो ये सब क्वालिफिकेशन 84 में डिफाइंड है। उसके बाद डिसक्वालीफाई कब हो सकता है, ये आर्टिकल 102 में डिफाइंड है, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आता है। हालांकि मिनिस्टर लोगों जो हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं आते हैं। अनसाउंड माइंड का, ये अनसाउंड माइंड एक्चुअली कहीं डिफाइंड नहीं है, बस ये लिखा हुआ है टर्म, मैंने बहुत इसमें खोजा, इसमें बस यही बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी थी ऐसी। देखिए एकदम वेग सी डिफिनीशन है इसमें कि अनसाउंड माइंड है, जैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली डिफाइन करता है टाइम टू टाइम कि क्या होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर, वैसे ही अनसाउंड माइंड में भी कुछ चीज़ें, कुछ मेंटल कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे अनसाउंड माइंड माना जाएगा या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इसमें कोई ऐसी अभी तक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अनडिस्चार्ज ये इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रह गया या फिर उसने अपनी मर्जी से किसी दूसरी देश की नागरिकता अडॉप्ट की ली तो भी वो नहीं बन सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई, या फिर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है, जो कि 10th शेड्यूल में डिफाइंड है। उसमें देखिए इसमें एक और चीज़ है कि अब जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, वैसे तो बाद में डिस्कस करेंगे 10th शेड्यूल का जब एंटी डिफेक्शन वाला चीज़ करेंगे, तो उसमें एक ये चीज़ है, अगर कोई मेंबर इंडिपेंडेंट था पहले और उसने अपने इलेक्शन के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो फिर वो एक तरह से माना जाएगा कि वो उसकी मेंबरशिप ये डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगा वो राज्यसभा पे, ये आप याद रख सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोई मेंबर नॉमिनेटेड हुआ है, नॉमिनेट जैसे जो 12 लोग जिनको प्रेसिडेंट करता है, वो 6 महीने के अंदर चाहे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने के बाद नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, नहीं तो फिर उनकी मेंबरशिप जा सकती है। और ये लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला है ये तब नहीं होगा जब
कोई बंदा ये डेप्यूटी चेयरमैन बन गया और उसने तब पार्टी छोड़ी है। ये सब चीज़ें हैं इसमें। बाकी इसमें देखिए प्रोसीजर इलेक्टोरल कॉलेज मैंने बता ही दिया था आपको कि ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं जो हमारे एमएलएज होते हैं उनके द्वारा। और ये जो मेथड है, ये सिस्टम ऑफ ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू है ये। आप देखिए जैसे दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में 70 हैं इस समय जो विधानसभा के सदस्य, तो वो लोग मिलके जो 7 दिल्ली की राज्यसभा की सीटें हैं उनको वो लोग ये करते हैं इलेक्ट। वैसे ही पुडुचेरी में कितनी 30 हैं, तो वहां से एक आता है राज्यसभा का। तो इस हिसाब से होता है। अब देखिए बाई इलेक्शन या फिर बाइनियल का क्या मतलब है। अगर देखिए वैसे तो हर 1/3 जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। लेकिन अगर कोई मेंबर ऐसा है कि जो उसने 6 साल का अपना टर्म है वो पूरा करे बिना ही वो रिटायर, वहां पे वैकेंसी खाली हो गई, या तो उसने रिजाइन कर दिया या उसकी डेथ हो गई या फिर वो उसने डिफेक्ट कर लिया, तो किसी भी रीजन से अगर हुआ ये, अगर उसने अपने रिटायरमेंट से पहले ही जो मेंबरशिप उसकी रिटायर हो रहा था उससे पहले ही वैकेंसी वहां पे क्रिएट हो गई, तब जो इलेक्शन कराया जाएगा उसको बोलेंगे बाई इलेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने इसमें पढ़ी है ध्यान से, तो आप इसमें बता रहा हूँ इसीलिए। तो बाई इलेक्शन ये बोला जाएगा तब। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये देखिए लिखा हुआ है, द इलेक्शन हेल्ड टू फिल अ वैकेंसी अराइजिंग अदरवाइज देन बाय रिटायरमेंट ऑफ ए मेंबर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज कॉल्ड बाई इलेक्शन। तो ये आप याद रखिएगा। और जो इसके थ्रू जो बंदा आएगा वो सिर्फ उतना टर्म रहेगा जो उसका बचा हुआ होगा। मतलब 6 साल में है, मान लीजिए कोई जो एमपी है राज्यसभा का, उसमें 3 साल में उसकी वैकेंसी खत्म हो गई, तो जो नया मेंबर आएगा वो 3 साल तक ही रहेगा। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैं बता चुका हूँ, चेयरमैन तो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरमैन उन्हीं राज्यसभा के मेंबर्स में ही ये इलेक्ट किया जाता है। ये सब आप याद रख सकते हैं इसमें। और उसके अलावा एक पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का, कि मान लीजिए अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों एब्सेंट हो तो इनमें से कोई भी बंदा जो पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन है वो राज्यसभा को प्रिसाइड कर सकता है। सेक्रेटरी जनरल एक तरह से हाईएस्ट सर्विस सिविल सर्वेंट की पोस्ट है ये राज्यसभा में, और ये जो इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन, उनको जितने भी मैटर्स है उनको एक तरह से असिस्ट करने के लिए रखा जाता है सिक्योरिटी, ये जो ये है सेक्रेटरी जनरल। उसके बाद है ये देखिए रिलेशन क्या है दो हाउसेस के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए वैसी बात तो जैसे लोकसभा है, लोकसभा तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होती है, सिर्फ लोकसभा को, राज्यसभा से उनका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए एक तरह से ये देखा जा सकता है कि राज्यसभा मतलब गवर्नमेंट को गिराने में या फिर बनाने में ऐसा इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं, ये एक बात है। तो इसका लेकिन ये मतलब नहीं कि मतलब राज्यसभा कोई एकदम अलग ही है, एकदम तुच्छ है और उसकी कोई पावर नहीं, कई सारी पावर इनको भी दी गई है। अगर मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल में अगर लोकसभा ने पास किया उसको राज्यसभा ने नहीं पास किया, या फिर दोनों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, 6 महीने तक नहीं ये लोग कर पाए, तो बुलाई जाती है ज्वाइंट सेशन। और ज्वाइंट सेशन में बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं, लेकिन उसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो उसमें इनका रोल तो होता ही है, लेकिन ये बात है कि ज्वाइंट जो जैसे ज्वाइंट अगर सेशन बुलाया जाएगा तो उसमें लोकसभा की क्योंकि मेजॉरिटी होती है, तो इसलिए चलती लोकसभा की है क्योंकि 545 वहाँ के मेंबर हैं और ये लोकसभा राज्यसभा के तो सिर्फ 245 है। दूसरी बात ये कि राज्यसभा मनी बिल में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जो मनी बिल होता है वो राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन के लिए मिलता है। 14 दिन के लिए आप कंसीडर करो, अगर इसकी रिकमेंडेशन आप दोगे कोई तो अगर वो लोकसभा मानेगा तो ठीक है, वरना वो बिल उसी फॉर्म में पास हो जाएगा जिस फॉर्म में लोकसभा ने उसको पास किया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन बाकी सब चीज़ों में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सेम भी है इसमें। तो मनी बिल में बस यही है कि इसमें देखिए जो ज्वाइंट सेशन के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें सब बताऊंगा। ज्वाइंट सेशन मनी बिल में नहीं हो सकता है, ज्वाइंट सेशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी जो ऑर्डिनरी लॉज हैं उन सब में ज्वाइंट सेशन हो सकता है। अब देखिए बाकी जो मिनिस्टर होते हैं वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं और वो किसी भी हाउस में ये बोल भी सकते हैं और उनकी जो प्रोसीडिंग्स है उनमें पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो वोट अपने ही हाउस में डालेंगे, ये बात है। और देखिए और भी कई सारी राज्यसभा की पावर हैं, जैसे कि जो इनके एमपीज होते हैं उनके पास इक्वल पावर होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, प्लस ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्लस अगर ये इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना है उसमें भी होता है। तो ये सब चीज़ें राज्यसभा की इक्वल पावर्स एक तरह से आप कह सकते हैं, ये टोटल अगर आप देखें इसमें। उसके अलावा देखिए कुछ राज्यसभा की स्पेशल पावर भी है। एक आर्टिकल होता है 249,
उसके तहत ये है कि अगर राज्यसभा ने कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास कर दिया, 2/3 वोटिंग, 2/3 मतलब मेंबर प्रेजेंट और वोट करने चाहिए, तो ऐसा रिजोल्यूशन अगर पास कर दिया, देखिए वैसे क्या होता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपनी यूनियन लिस्ट में बना सकती है लॉ, स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट लिस्ट में बना सकती है, लेकिन एक ऐसा भी प्रोविजन है, और कॉन्ट्रेक्ट में दोनों बना सकती है, एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें पार्लियामेंट स्टेट लॉ के कोई सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है, वो पावर है राज्यसभा के पास। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा में अगर कोई रिजोल्यूशन ऐसा पास कर दिया गया, 2/3 जो मेंबर है वो प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करने चाहिए कि ये ऐसा ज़रूरी है कि एक स्टेट लिस्ट में एक लॉ बनाया जाए जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा लॉ बनाया जा सकता है, मैक्सिमम 1 साल के लिए बनाया जा सकता है, और उसको उस पीरियड को बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और दूसरी बात ये, राज्यसभा की एक पावर ये है कि 312 आर्टिकल में डिफाइंड है कि अगर राज्यसभा ये डिक्लेयर कर दे, एक रिजोल्यूशन ला दे, 2/3 यहाँ भी है, वही 2/3 मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग, इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग प्रेजेंट हो, मान लिए 245 है और उसमें से 200 ही लोग प्रेजेंट हैं, तो इतने प्रेजेंट हैं, हम इसका 2/3, तो ये आप याद रख सकते हैं, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये लोग अगर इसमें करेंगे तो इसमें जो राज्यसभा में अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन ला दिया आर्टिकल 312 के तहत कि ऐसा जरूरी है, नेशनल इंटरेस्ट में है कि एक कोई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जाए, इवन जुडिशियल पोस्ट में भी, तो वो पोस्ट क्रिएट हो सकती है। तो ऐसी पावर किसके पास है? सिर्फ राज्यसभा के पास है। और इवन इमरजेंसी में भी अगर आप देखें तो लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाती है तो राज्यसभा उसको कंटिन्यू रखती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इसकी पावर है। लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे लीडर ऑफ हाउस होता है, यहाँ भी एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। 1969 तक तो ऐसा कुछ नहीं होता था रियल सेंस में, लेकिन फिर एक एक्ट पास कर दिया 1977 में, तब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया गया। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो राज्यसभा से रिलेटेड है। राज्यसभा की जो स्पेशल पावर मैंने आपको बता दी, एक है 249 और एक है 312। ये सिर्फ राज्यसभा के पास है कि मतलब अगर पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट करना है तो राज्यसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास करे, ये 2/3 मेंबर प्रेजेंट और वोट होने चाहिए, वोट करने चाहिए कि ये इंटरेस्ट में नेशनल की स्टेट लिस्ट में आप पार्लियामेंट अमेंड करे और कोई लॉ बनाए, तो 1 साल के लिए लॉ बनाया जा सकता है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और यही वाली चीज़ अगर कंडीशन राज्यसभा ये ऐसा रेजोल्यूशन पास करे कि एक नेशनल इंटरेस्ट में कि एक ऑल इंडिया सर्विस ऐसी बनाई जाए यूनियन लिस्ट में या फिर स्टेट में, तो पार्लियामेंट या फिर इवन जुडिशियल में अगर, तो पार्लियामेंट ऐसी सर्विस क्रिएट कर सकती है। अभी तक देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है, एक है IAS, एक है IPS और एक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 3 अभी तक हैं, और अगर राज्यसभा चाहे तो और बना सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, राज्यसभा की भी पावर्स हैं। केवल आप देखें अगर ओवरऑल पिक्चर ये कि मनी बिल के टर्म्स में राज्यसभा की ज़्यादा पावर नहीं है, बाकी कुछ फाइनेंशियल बिल होते हैं उसमें राज्यसभा की इतनी पावर नहीं है, बाकी सभी जगह राज्यसभा की लगभग इक्वल पावर्स हैं, ये आप याद रख सकते हैं। हाँ, ज्वाइंट सेशन में देखिए वोटिंग के मामले में राज्यसभा की क्योंकि स्ट्रेंथ कम है तो इसलिए एक तरह से अनइक्वल है, क्योंकि ओवरऑल जब वोटिंग होगी तो राज्यसभा के लोग कम पड़ जाएंगे तो लोकसभा डोमिनेट होती है। लेकिन ज्वाइंट सेशन हो सकता है अगर ऑर्डिनरी बिल में, ऐसा नहीं कि लोकसभा ने जो पास कर दिया वो राज्यसभा को मानना ही पड़े। और राज्यसभा तब ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब जो गवर्नमेंट है उसकी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होती, तब राज्यसभा गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है, जो कि जैसे अभी देखता है NDA, अगर आप देखें तो NDA की राज्यसभा में काफ़ी दिनों से मेजॉरिटी नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो इसीलिए जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो राज्यसभा में गवर्नमेंट को कंट्रोल और या फिर गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें उन पर कंट्रोल रख सकते हैं एक तरह से। तो ये सब चीज़ें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ज़रूरी भी हैं। तो देखिए राज्यसभा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सब मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इसके अलावा कोई और चीज़ आनी चाहिए। कोई फिर भी अगर आपका कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। राज्यसभा लोकसभा अपना हो गया पूरा। हाईएस्ट सीटें जरूर याद रखिएगा, यूपी में है। यूपी में हर जगह की हाईएस्ट है, लोकसभा की भी हाईएस्ट है, राज्यसभा की भी हाईएस्ट है, विधानसभा की भी हाईएस्ट है। ये आप याद रखिएगा तीनों चीज़ें। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु, फोर्थ नंबर पे बिहार, वेस्ट बंगाल है 16-16। और नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट हैं असम को छोड़ के सभी की एक सीट है, प्लस गोवा की भी एक सीट है, ये आप याद रखिएगा। प्लस पुडुचेरी की भी एक सीट है, दिल्ली की 7 सीटें हैं और 2 सिर्फ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन रखती है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये देखिए वीडियो स्टेट PCS, UPSC, SSC, CGL, UPSI और प्लस जितने भी SI होते हैं सभी इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ भी पार्लियामेंट या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कर दिएगा ताकि अगले जो पॉलिटी वाले वीडियो में उनको जल्दी जल्दी बना के जल्दी चीज़ें पहुँचा सकूँ आप तक।